जल, जंगल और पर्यावरण से प्रकृति का अस्तित्व है और इस अस्तित्व से ही मानवीय जीवन को आधार मिलता है। यह ओजस्वी विचार समर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण चिंतन शिविर में वक्ताओं ने जाहिर किए। नर्मदा मिशन के संस्थापक प्रकृति पुरुष समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में 3 दिनी खुली संसद पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शास्त्रीय भवन में शुभारंभ हुआ। पहले दिन देश भर से आए प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े विद्वानों ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन पर मंथन और चिंतन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के शास्त्रीय भवन से रविवार को प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित संवर्धित करने का संदेश प्रभायमान हुआ। नर्मदा मिशन के संस्थापक प्रकृति पुरुष समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में यहाँ समर्थ राष्ट्रीय प्रकृति पर्यावरण चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रकृति और पर्यावरण पर आयोजित 3 दिनी संसद में देश भर से जुड़े प्रकृति और पर्यावरण के विद्वानों ने इसके संरक्षण और संवर्धन पर चिंतन मनन किया, जिसका शुभारंभ समर्थ भैया जी सरकार ने नर्मदा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश रावल, शिव यादव, विशाल तिवारी, भारत सिंह यादव की खास मौजूदगी में किया। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्पक्षो अरिष्टनेमि इंद्रो सर्वो अन्ति देवाय प्राणश्चक्रा जरशंकरो नहम् पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति। प्रकृति और पर्यावरण पर आयोजित 3 दिनी संसद के पहले सत्र में आयोजित चिंतन शिविर में देश के 14 राज्यों के पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया। शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए प्रकृति पुरुष समर्थ भैया जी सरकार ने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन पर गहन मंथन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के आधार को बचाने के लिए हर किसी को अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा। कई बार परिवार को बोलता हूँ ये महापरिवर्तन काल चल रहा है। आज जिस तरफ धारा का समन्वय और संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसी पर वो महासागरों की वो लहरें जो है वो विनाश का कारण बन रही है। कहीं वो नदियों के साथ जो छेड़खानी की गई है और अप्राकृतिक ढंग से जो है उनको छेड़ा गया है और निजी स्वार्थों के वशीभूत या विकास और व्यवस्था के नाम पर जंगलों को और नदियों का जो शोषण हुआ है, आज हमारा पड़ोस देश जो है जो विकास की दौड़ में बहुत आगे चल रहा था, आज महाविनाश की दौड़ में सबसे आगे है, जिसको हम कह रहे हैं। चीन इस बात की प्रामाणिकता है कि पड़ोसी देश से हमें शिक्षा लेना पड़ेगी कि भारत भी उसी राह पर अग्रसर है। उस विकास और व्यवस्था के नाम पर क्या हम नदियों का दोहन और शोषण कर रहे हैं? क्या हम जंगलों को अपने निजी स्वार्थों के तहत जो है उसको खत्म कर रहे हैं? आज कहीं ना कहीं जो हम दुनिया में आ रहे हैं और भीषण जो भयावह स्थिति देख रहे हैं, अभी हम वर्तमान में यदि कुछ ही दिनों की हम बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण चीन का आया है, जो विकास के नाम पर जो है जो नदियों के साथ उसने खेला और उनको छेड़ा। आज महाविनाश का सबसे बड़ा कारण यही है, जंगलों को, पर्वतमालाओं को, नदियों को अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर उसका अंधाधुंध शोषण करना। आज भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति, चाहे दक्षिण की हम बात कर लें, कावेरी की बात कर लें, और चाहे उत्तर से निकलने वाली हम उस गंगा की बात कर लें, या मध्य को जीवन देने वाली महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, और एक मध्य भारत को जीवन देने उस नर्मदा की बात करें कि हमारी संस्कृति है कि हमने जन्म देने वाली को मां कहा है, लेकिन हमने मां से जन्म देने वाली को नहीं कहा है, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है। इस पृथ्वी को, इस धरा को, इस माटी को भी हम मां के रूप में पूजते हैं। इस कक्ष में अलग अलग जिले और प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, सभी प्रकृति प्रेमी है, सभी एक परिवार है। हम यदि इस कक्ष में उपस्थित एक परिवार के सदस्य से हम पूछे क्या हम इस पृथ्वी को, धरा को, इस माटी को हमने मां के रूप में नहीं पूजा, तो एक स्वर में आवाज आएगी कि जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, लेकिन पालने वाली, आश्रय देने वाली, जीवन देने वाली हमारी एक है। इस माटी को, इस धरा को मां कहने वाली हम ही है। नदियों को हम मां कहते हैं, चाहे वो
कावेरी हो, दक्षिण की चाहे उत्तर की वो गंगा हो, या वो महाराष्ट्र को प्राण देने वाली हो गोदावरी हो, या मध्य को जीवन देने वाली हो माता नर्मदा हो, वो माँ के रूप में है। और इन नदियों ने चाहे गंगा से कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना और वो जिले और प्रांतों की वो सहायक वो नदियां, वो सब हमें एक सूत्र में बांधने के लिए आज ये प्रकृति पर्यावरण का जो खुला सत्र प्रारंभ हो रहा है, वो जंगल ने ही हमें एक आज किया है, उन नदियों ने ही हमें एक मंच पर लाकर खड़ा हुआ किया है। यदि किसी ने किया है तो इस माटी ने हमें एक किया है। और आज कितना सुंदर हम बड़ा कहते मातृपक्ष, पितृपक्ष और गुरुपक्ष बड़ा आज हमारा हृदय बना है। शुभारंभ सत्र की कार्यशाला में देश भर से आए विद्वानों ने प्रकृति के दोहन पर गहरी चिंता जताई। नर्मदा और बक्सवाहा के जंगलों समेत देश भर की प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए उन्होंने ठोस नीति पर अपने संबोधन में जोर दिया। एक साल में हम 6,50,000 वर्ग किलोमीटर वृक्ष के वन खो देते हैं हमेशा। यदि उसको प्रति मिनट माने तो 1.2 वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट की दर से हम वनों को खो रहे हैं। 1.2 वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट। इस कार्यक्रम को शुरू हुए मोटा मोटा 1 घंटा हो चुका होगा। मान लीजिए कि लगभग 70 वर्ग किलोमीटर जंगल इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक कट चुका है। इस गति से हम प्रकृति का विनाश करते हैं। There is enormous urgency to the subject, क्योंकि अगर हम जागे नहीं तो ये विनाश बढ़ते 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 एक दिन हमारे घर दरवाजे पर आ जाएगा। संभवतः आ भी चुका है, हम रियलाइज नहीं करते। और इसके पहले जब भी प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, चाहे उड़ीसा में तूफान आ जाए, केरल में तूफान आ जाए, उत्तरांचल में भूस्खलन हो जाए, बड़ी संख्या में लोग मर जाएं, लोग हमको नहीं कभी शायद जबलपुर में बैठे कभी रियलाइज नहीं होता। जबलपुर बहुत सुखी है इस मामले में, कभी भी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। एक भूकंप आया था कुछ साल पहले जिसमें बहुत बड़े संख्या में जनहानि कर गई, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते। पहली बार पैंडेमिक में ऐसा हुआ, हम सब ने अपने जान बचाने में लोगों को खोया है। लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत क्षति उसको नहीं मानेंगे, लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। हम हमेशा कोसते रहेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही, हम कुछ नहीं कर रहे, समाज कुछ नहीं कर रहा। अपने आप से हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा। नदियों के संरक्षण के लिए, पर्वतों के संरक्षण के लिए हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल की चर्चा नहीं करेंगे और किसी भी नकारात्मक रूप से किसी भी सरकारों की यहाँ पर आलोचना नहीं करेंगे। हम लोगों का ये आयोजन है कि आपने जो भी अभी तक जीवन में प्रयास किए हैं, जो भी आपने चिंतन किया है, जिससे पर्यावरण और आगे बढ़े, आपके चिंतन का लाभ हम लोगों को मिल सके, ये हम लोगों का आज आपसे आग्रह है। आप इतने दूर दूर से आए हैं, अनेक वर्षों की आपकी तपस्या है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश, प्रदेश और हमारा ये समाज पर्यावरण से भरपूर हो और प्रकृति, पर्वतों और नदियों की जो हमारी महास्वरूपा हैं उनका संरक्षण हो। आज अनेक नदियाँ जो सूखने की कगार पे आ गई हैं, उनको हमें बचाना है। ऐसा एक चिंतन और प्रयास भैया जी सरकार के निर्देशन पर आज यहाँ हो रहा है। कमल भैया जी सरकार इस लड़ाई को बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं। आज 300 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं जब से उन्होंने हाथ त्याग कर दिया है और आज भी वो नर्मदा जल लेकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जबलपुरवासी मां नर्मदा के मानने वाले सब उनके जतन हैं। इतनी लंबी तपस्या, इतना लंबा संघर्ष कहीं ना कहीं नर्मदा जल की शक्ति का हमें एक प्रेरणा देती है। हम लोगों को मां नर्मदा के पुत्र के स्वरूप में भाई भैया जी सरकार का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा आपका के पूरे शरीर की संरचना है और आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं और वो अंग जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसलिए आप एक जीवित व्यक्ति की श्रेणी में, इसी प्रकार नर्मदा या किसी भी नदी का
एक जीवन अंग होता है, एक जीवन क्षेत्र होता है, जिससे वो नदी जीवित होती है, वो जल स्रोत जो है वो जीवित होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा उस नदी के दोनों तटों की तरफ आप देखें तो आपको वेजिटेशन, हरा रंग का वेजिटेशन दिख रहा है। जिस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, इस वेजिटेशन को नदी का लंग्स कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को राइपेरियन थ्योरी कहा जाता है। हर नदी का जो जीवन क्षेत्र है उसका राइपेरियन जोन होता है। जो भी जल इस नदी में प्रवाहित होता है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम राइपेरियन जोन नंबर 1 का होता है, जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इसके बाद में आपको जो आप सभी नदी में गए होंगे, आपको वो नदी के बाजू में रेत का, जहाँ पे छोटे पत्थर, रेत, कटीली झाड़ियाँ इत्यादि जो मिलती हैं, वो नदी का राइपेरियन जोन नंबर 2 होता है। उसका काम नदी के लीवर का होता है। आप सभी ने देखा होगा कि नदी में चाहे मल हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी चीज, फॉरेन एलिमेंट जैसे जल धारा में जाता है, एक स्टेज के बाद नदी उसे अपने किनारे पे फेंक देती है। और ये जो राइपेरियन जोन नंबर 2 होता है, इसका काम होता है कि ये उस फॉरेन एजेंट, चाहे वो मल हो, जीव हो, जो हड्डियां हो, इसे ये डीकंपोज करते हैं। तीसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसा कछार जैसा दिख रहा है आपको, और बाजू में उसके बाद आपको पेड़ वृक्ष दिख रहे हैं। ये जो राइपेरियन जोन नंबर 3 और राइपेरियन जोन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट होता है। उनको फर्टिलाइज करने का एरिया है। जिस जगह आप लंबा वेजिटेशन जो जंगल देखते हैं, ये राइपेरियन जोन नंबर 4 है। कोई भी नदी या कोई भी जल क्षेत्र जो होता है, वो अपने उद्गम से लेकर अपने टर्मिनेशन, जहाँ वो समुद्र पे मिलती है, सिर्फ उसी पे आश्रित नहीं होती। मैंने अपने 14 साल के वकालत के अनुभव में देखा है कि हम प्रॉपर उसकी लिखा पढ़ी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी नदी में वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, या फिर हमारे नालों का पानी हमारी नदी को प्रदूषित कर रहा है, तो हम उस समस्या को, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिले, किसी भी राज्य से आते हो, हम अपने यदि किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता हुआ यदि देख रहे हैं, अब तो हमें तुरंत ही उसमें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हमें अपने जिले के कलेक्टर साहब को उसमें लिखना चाहिए। यदि कलेक्टर साहब भी उसमें सुनवाई ना करें, तो हमें अपने राज्य के मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लिखना चाहिए। और अभी पैंडेमिक के समय में प्राकृतिक संसाधनों का क्या वैल्यू होता है, उनकी क्या उपयोगिता होती है, उनका क्या महत्व होता है, ये हम सभी ने समझ लिया। और इस पैंडेमिक, इस कोविड-19 के पीरियड ने हमें ये भी सिखा दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का शुद्धिकरण कैसे होता है। प्राकृतिक संसाधनों का शुद्धिकरण करने का एकमात्र तरीका है कि मानव हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल ना हो, और ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही असंभव कार्य है। जबलपुर एक समय पूरे देश की पॉलिटिकल कैपिटल बना था। साथी शरद यादव 75 में यहाँ से चुनाव लड़े थे निर्दलीय। सभी पार्टियों ने सहयोग किया था, और चौधरी चरण सिंह साहब ने बीकेटी हल्दा के साथ चुनाव चिन्ह दिया था। तो सर्वदलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर एक निर्दलीय नौजवान यहाँ से जीत के गया था। 2 साल बाद जनता पार्टी बनी। यही प्रयोग पूरे देश में हुआ, तो पॉलिटिकल प्रयोग भी देश का सबसे पहले इसी शहर में हुआ है, जिसने राष्ट्र को दिशा दी है। बल के लिए क्या आवश्यक है? संगठन में हम जो पर्यावरण का काम करेंगे, पर्यावरण के लिए कार्य करेंगे, एक संगठन की आवश्यकता है आपको, जिसमें प्रशिक्षित लोग हों, शिक्षित लोग हों, अनुभवी लोग हों। और संगठन कैसे चलेगा, इसके लिए विचार हमारे अधिवक्ताओं ने दिया, बहुत बढ़िया विचार किए, बहुत श्रेष्ठ बातें की। तो हमारे पास विचार है, हमको साधक चाहिए जो इस विचार को लेकर समाज और राष्ट्र के और मीडिया के बीच में जाए। वो साधक कौन होंगे?
मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने अपने पर्यावरण को इस प्रकार से उसका दोहन किया, इस प्रकार से हमने उसको नष्ट किया कि न केवल भौतिक रूप से हम आज समस्याग्रस्त हो गए, नतीजा हमारे ठीक सामने है। जिस तरह की पैंडेमिक अभी विश्व में व्याप्त हुई, ऐसा मेरे ख्याल से अपने जीवन काल में हमने आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। क्या हमारे दादा परदादा ने भी नहीं देखा था। 1920 में शायद इस प्रकार की स्पेनिश फ्लू की एक पैंडेमिक आई थी, 2 वर्ष तक विश्व में रही थी, और ये पैंडेमिक भी लगभग 2 वर्ष तक ऐसा लग रहा है कि चलेगी। तो देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली वी हैव बिकम वीकर, द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज that spiritually we have disintegrated। जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, मानिए भैया जी सरकारी में बैठे हैं, उनके सामने मैं आध्यात्म की क्या बात करूं, जो स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिद्ध पुरुष हैं, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति आप में से बहुतों को और मुझे भी ऊर्जा प्रदान करती है। इस आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये आध्यात्मिक शक्ति क्या जो आधुनिक जीवन शैली हमने अपना रखी है, इस आधुनिक जीवन शैली के द्वारा हम इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं क्या? जब कभी भी ध्यान लगाने की बात होती है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ध्यान करते होंगे, परंतु जब कभी भी ध्यान लगाने की बात होती है तो क्यों ऐसा होता है कि हम जंगल की ओर अपनी दृष्टि करते हैं? हम ऐसे किसी शांत स्थान पर जाना चाहते हैं जहां पर अन्य मनुष्य न हो। वानप्रस्थ हमारे यहाँ के सामाजिक जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग हुआ करता था। विश्व के उस भूमि का एक हिस्सा है जो विश्व में सबसे पुरानी मानी जाती है। यानी कि जो लोग तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जियोलॉजी में हैं, इस प्रकार की स्टडीज में, वो इस बात को समझते हैं कि गोंडवाना लैंड करके जो सबसे पुराना पोर्शन हुआ करता था, वो जब धीरे धीरे खिसकता हुआ मेन प्लेट्स पर आया और जब उससे जुड़ाव हुआ, तो जुड़ाव से एक दूसरे 2 प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ जुड़ाव हुआ और धीरे धीरे वो ऊंची होती गई। तो ये ऊंचा पर्वत जो है वो हिमालय कहलाया और उसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाया। तो आप जिस भूमि पर अभी खड़े हैं, आप जिस भूमि पर अभी सांस ले रहे हैं, जहाँ से हमारी मां नर्मदा बहती है, वे दुनिया की सबसे पुरानी भूमियों में से एक है। और इस बात का प्रमाण हमें उस जगह देखने को मिलता है जिस जगह पर लोग घूमकर आ जाते हैं, लेकिन कभी इस तथ्य को उजागर नहीं होने दिया जाता। तो जब जैसे ही मैं किसी के सामने जबलपुर की बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है वो होता है भेड़ा। इफ यू टॉक अबाउट जबलपुर ऑन अ नेशनल स्केल, the only image that people can think about is भेड़ाघाट if they know about it। तो भेड़ाघाट के बारे में यदि हम बात करें तो चूंकि ये मंच है, इस मंच के थ्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल या सिर्फ एक दार्शनिक स्थल नहीं है। भेड़ाघाट के जो रॉक्स हैं वो लमेटी फॉर्मेशन, लमेटा फॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं और ये जो रॉक्स हैं वो दुनिया के सबसे पुराने रॉक्स में से एक माने जाते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की फॉल्ट जो है, जिस प्रकार के डिजाइन आपको नर्मदा में देखने को मिलते हैं, मार्बल रॉक्स में देखने को मिलते हैं, वो आपको समूची दुनिया में ऐसा बहुत ही कम जगह पर इतना ओपन तरीके से देखने को मिलेगा। सो अर्थात ये हुआ कि जिस संपूर्ण क्षेत्र को हम मार्बल रॉक्स के नाम से जानते हैं, वो अपने आप में एक चलता फिरता म्यूजियम है। ये हेरिटेज है हमारा। और आप फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, मॉल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बट आप इस चीज़ को दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। विभिन्न राज्यों से आए अतिथि विद्वानों ने बक्सवाहा के जंगलों को खत्म किए जाने की साजिश का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपने संबोधन में जंगल, नदी और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने पर जोर देते हुए कहा कि मानवीय जीवन के आधार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी को निभाना पड़ेगी।
ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला है और राष्ट्र के हृदय नगर संस्कारधानी में जो है ये सिर्फ संस्कारधानी में नहीं, ये देश और दुनिया की अनूठी कार्यशाला है। ये प्रकृति पर्यावरण पर एक खुला संसद सत्र का त्रिदिवसीय आयोजन है जो जंगल को बचाने, हमारे पवित्र नदियों को बचाने के लिए प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन पे आज संस्कारधानी में आज इतिहास में ये पहला अवसर है जब 13-14 राज्यों के प्रकृति प्रेमी संगठन संस्थाएं एक स्वर में एक आवाज़ में प्रकृति को बचाने के लिए वो एकत्रित हुई है। और जो भी यहाँ पर 3 दिवसीय चिंतन में होगा वो आने वाले समय में भारत के लिए आदर्श स्थापित होगा और हम जल जमीन जंगल को बचाने के लिए हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। जंगल को बचाने के लिए जंगल हमारी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जंगल में रहने वाले जो गांव हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वास्तविक में जंगल का जीविका का भी माध्यम है और किसी भी सूरत पर व्यवस्था और विकास के नाम पर हम अपनी धरोहर को हम बचाएंगे। और उसमें ये जो चिंतन यहाँ हो रहा है वो इसी बात को लेकर है कि जो हमारे जंगल में रहने वाले भाई बहन है, गांव है, उनकी आजीविका या वहाँ पर जो व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर जो जंगलों का दोहन और शोषण होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो और हम अपने उन आदिवासी भाइयों के लिए एक आत्मनिर्भर ग्राम की परिकल्पना का ये चिंतन जन जागृति के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, जल जमीन जंगल के लिए हम बारंबार कहते हुए आए हैं कि इसमें एक व्यापक जन भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे और जो जंगल में हमारे वन्य प्राणी हैं और हमारी जो संपदा है वो वास्तविक में किसी भी समाज के लिए जिनकी आवश्यक है वो वन्य प्राणी जीव हो या फिर वहाँ की वन संपदा हो, वन्य की संपदा हो, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ही ये समर्पित है। परम पूज्य भैया जी सरकार के सानिध्य में प्रकृति के ऊपर चिंतन का विषय लिया गया है, जिसमें जो जल जमीन और वातावरण जो अत्यंत दूषित हो रहा है, जमीन नदियों पे जो अवैध निर्माण चल रहे हैं और वातावरण जो दूषित हो रहा है उसके बारे में चिंतन किया जा रहा है। और इसमें हम 3 दिन की एक कार्यशाला रख रहे हैं। जो 3 दिन की कार्यशाला में जो हमारे प्रतियोगी आए हैं, झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, ऐसे लगभग 11 प्रदेशों से प्रतियोगी यहाँ पे आए हैं। पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े विद्वानों ने चिंतन शिविर में नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर जोर दिया। संस्कारधानी की धरती पर प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी संसद समर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण चिंतन शिविर का पहली दफा आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए विद्वानों ने इसके संवर्धन और संरक्षण पर चिंतन किया और अपने विचार रखे। शिविर में 40 से ज्यादा पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं शामिल हुई,